हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, जो मैं एक दिन क्लास में ले चुकी हूँ ये टॉपिक कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था। बट उस दिन क्लास में कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, जिसको मैं उस दिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी एक्चुअल में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, राइट। और कैपिटल एक्यूमुलेशन उनके अकॉर्डिंग, या वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे होता है, क्या क्या उन्होंने बोला है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हूँ, एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ एंड आई वाज फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। आप सभी लोगों का मैं प्रेरणा मिश्रा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड कराता है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके डाउट हैं, क्वेरीज हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपको यहाँ पे आपके कोर्सेज का ऑल ओवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। बेस्ट प्रिपरेशन आपकी क्या हो सकती है, क्या उसका स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए, ये अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है अनअकैडमी का। नंबर 3, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज की फैसिलिटीज मिलती है। विद द हेल्प ऑफ लाइव टेस्ट यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं फ्रेंड्स, डेली की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज, ये सारी चीज़ें आपके लिए अनलिमिटेड होती हैं जब एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल ओवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। मीन्स जब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप घर बैठ के आराम से कंफर्टेबल तरीके से, आप चाहे पेपर 1 की तैयारी हो, चाहे पेपर 2 की तैयारी हो, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहे हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिल रहे हैं, ये सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलता है जब एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो आपके लिए सारी चीज़ें अनलिमिटेड हो जाती हैं, चाहे आपका वो पेपर 1 हो और चाहे वो आपका पेपर 2 हो। ठीक है, अनअकैडमी को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले पे जाएं और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। ठीक है, जिसके बाद आप उसमें डालेंगे एनटी यूजीसी नेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप 12 मंथ की फ़ीस जमा करते हैं, मीन्स अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपकी फ़ीस होगी 11,550। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 16,800। और अगर आप प्रोसीड टू पे पे जब जाएंगे और मेरा कोड अगर फ्रेंड यूज़ करते हैं PRERNA, जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपकी 12 मंथ की फ़ीस हो जाती है 10,395, जो कि पहले क्या थी 11,550। और 24 मंथ की फ़ीस आपकी क्या हो जाएगी 15,120, जो कि पहले क्या थी 16,800। तो आप देख रहे हैं कि आपको 10% डिस्काउंट होने के बाद तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम हो जा रही है। ठीक है, आपको एक साल के लिए सिर्फ 10,395 रुपये पे करने हैं और 2 साल के लिए आपको 15,120 पे करने हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आखिर सबसे पहले तो बात आती है कि भाई हु इज़ कार्ल मार्क्स, हु वॉज कार्ल मार्क्स, सॉरी हु इज़ नहीं। ठीक है, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स का जो टाइम पीरियड है उनका वो 1880 से 1883 का है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स वॉज अ फिलोसफर, ऑथर, सोशल थ्योरिस्ट एंड एन इकोनॉमिस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं। ठीक है, एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज थ्योरीज अबाउट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। मार्क्स in conjunction with friends
Friedrich and published the Communist Manifesto in 1848. Later in life, he wrote Das Kapital. The first volume was published in Berlin in 1867, and the second and third volume are published posthumously in 1885 and 1894. ठीक है। तो विच डिस्कस द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अभी क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कार्ल मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े, जो कि इतिहास में अगर हम बात करें तो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने गरीबों के हित में बात कही है। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, ये एक ऑथर रहे हैं, ठीक है। तो और कार्ल मार्क्स की लोकप्रियता का कारण ही उनका गरीबों के पक्ष में आवाज़ उठाना था। जो उन्होंने पूंजीपतियों के विरोध में बात कही थी, पूंजीवाद के खिलाफ जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन पूंजीवाद का विकास होगा। उन्होंने बोला था पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, पूंजीवाद अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच के वहीं से उसके विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो उन्होंने एक जो भविष्यवाणी की थी कैपिटलिज्म को लेकर के, पूंजीपतियों को लेकर के, इस भविष्यवाणी ने उन्हें बहुत फेमस किया था, उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया था, ठीक है। उनके लोकप्रियता का कारण ही उनका गरीब, भाई जो इंसान आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, जो भी इंसान गरीबों के हित की बात करेगा वो वैसे भी फेमस हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक, हम लोग कहते हैं ना कि मार्क्स के तो फॉलोवर हैं, मतलब आप देखोगे तो कितने लोग हैं जो मार्क्स के फॉलोवर हैं। मार्क्स का एक ग्रुप रहता है, चला आ रहा है, जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, मार्क्स के थॉट्स को जो फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना मार्क्स एक विचारधारा है। हम लोगों ने अगर पढ़ा हो हिस्ट्री में कि इसमें क्या बोला जाता है कि मार्क्स एक विचारधारा है, ठीक है। तो ये एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मार्क्स एक बहुत ही बड़ी हस्ती हमारे हिस्ट्री में रहे हैं। इनके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं। आप सोचो ना कि एक हस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है जो इतनी जगह पे जिसको पढ़ा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 1867, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दास कैपिटल जो अपनी बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में बताया था, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो कार्ल मार्क्स थे, तो उन्होंने जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उनकी दास कैपिटल पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में बात किया था, तो वो एक तरह से थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से ली गई है, ठीक है। और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसने लिखी थी? डेविड रिकार्डो जी ने लिखी थी। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसकी है? डेविड रिकार्डो की है, ठीक है। और ये एक थ्योरी है जो बेसिकली लेबर के हित में बोली गई है। क्या? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये एक ऐसी थ्योरी है जो लेबर के हित में लिखी गई है, श्रमिक के हित में लिखी गई है, श्रमिक के बारे में जिसमें बात की है, जैसा कि नाम से ही मेंशन है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। आगे हम डिस्कस करेंगे कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है, ठीक है। मार्क्स को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो मार्क्स वॉज इंस्पायर्ड बाई क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सच एज एडम स्मिथ एंड डेविड रिकॉर्डो, वाइल हिज ओन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, इज नॉट फेवर्ड among modern mainstream thought. Nevertheless, Marx's ideas have had a huge impact on socialist most in communist projects such as those in the USSR, China and Cuba. Among modern thinkers, Marx is still very influential among the fields of sociology, political economy and strands of heterodox economics. अभी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि मार्क्स जो थे एक मॉडर्न थिंकर थे। मार्क्स क्या थे? ये एक तरह से सोशोलॉजी की फील्ड में भी हम लोग इनकी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्क्स किससे इंस्पायर्ड हुए हैं? क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो से इंस्पायर होकर के ही इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में क्या बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अमीर लोग
किस तरीके से अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं और अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। इस बारे में कार्ल मार्क्स ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने बात की थी। और जो उनकी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, ये किससे ली गई है? थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू से, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी। तो आखिर ये क्या है थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू? तो उस बारे में हम बात करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू क्या है। थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू में ये बोला गया है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसमें लगे हुए लेबर के हिसाब से तय होता है। मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य वो होना चाहिए जितना उसमें लेबर लगा है, ये थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू कहती है। ठीक है। तो जो मार्क्स जी रहे हैं, अगर हम लोग उनकी जो थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पे पूरा वेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, पूरा अच्छे से समझाऊंगी। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, इस बारे में हम पहले थोड़ा सा समझ लें, देन हम लोग थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कार्ल मार्क्स जी थे, उनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि जो सोसाइटी होती है, ठीक है, उन्होंने अपने जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी जो उनकी व्याख्या है, हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म जो उनकी व्याख्या है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि समाज में दो तरीके के वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसा कि एक अमीरों का वर्ग है जो कि ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूंजीपति है एक तरह से। एक गरीबों का वर्ग है। तो इन दोनों वर्गों में आर्थिक संघर्षों का परिणाम है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ये उन्होंने बताया कि सदियों से चला आ रहा है कि इन दो वर्गों में हमेशा संघर्ष रहता है। और ये संघर्ष का कारण क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मेथड, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने दो बारे में बात की है कि इन दोनों के पीछे दो रीजन है। अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी डेवलप बाय मार्क्स इज नोन एज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दिस थ्योरी poses that society at any given point in time is ordered by the type of technology used in the process of production, and under industrial capitalism society is ordered with capitalism and organizing labor in factories or office where they work for wages. Prior to capitalism, Marx suggested that feudalism exists as a specific set of social relationship between lord and peasant classes related to the hand powered or animal powered means of production प्रिवेलेंट एट द टाइम। देखो, वो कहने का मतलब ये है कि वही बात जो मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि जो दो मतलब जो इतिहास की भौतिकवादी जो उनकी व्याख्या है, उसमें उन्होंने दो बारे में बात की है। एक तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंड द सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्पादन की विधि और उत्पादन में संबंध। तो उन्होंने ये बोला है कि जो ये समाज के ये जो दो वर्ग हैं, एक संपत्तिशाली और एक जो निर्धन वर्ग है, इन दोनों में आर्थिक संघर्षों का परिणाम है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और ये आर्थिक संघर्ष क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन। उन्होंने बोला कि समय के साथ क्या होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, उत्पादन के संबंध चेंज होते हैं, जिस वजह से ये जो समाज का ये जो ढांचा है, मीन्स जो निर्धन वर्ग है, वो क्या होता है, पूंजीपतियों से टकराता है। और ये जो टकराता है तो इनके बीच जो मतभेद होता है, इनके बीच जो संघर्ष होता है, उसी का परिणाम है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। एक तरह से संपत्तिशाली वर्ग और निर्धन वर्ग में जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है, वही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी जान लेना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स जो है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में 5 स्टेजेस उन्होंने बताया है पाई जाती हैं। ठीक है, वो 5 स्टेजेस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछा भी बहुत जाता है, इसलिए मैं ये यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। उनके अकॉर्डिंग पहली स्टेज क्या है? प्रिमिटिव स्टेज। सेकेंड क्या है?
स्लेवरी। थर्ड क्या है? फ्यूडलिज्म। फोर्थ क्या है? एंड फिफ्थ है, ठीक है, यानी प्रिमिटिव स्टेज को हम आदिम साम्यवाद कहेंगे। ठीक है। सेकंड, ये जो स्लेवरी को हम दास प्रथा बोलते हैं हिंदी में। थर्ड है हमारा ये सामंतवाद। फोर्थ पूंजीवाद। फिफ्थ है समाजवाद। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जी का कहना था कि जो सोसाइटी है उसमें ये 3 स्टेजेस ऑलरेडी हो चुकी, मतलब जो हमारा समाज है वो इन 3 अवस्थाओं से गुजर चुका है। अब अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की स्थिति में है, और पूंजीवाद का जब विनाश होगा तब समाजवाद की स्थिति आएगी। यानी कि उनका सिद्धांत पूंजीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होने का है कि किस तरह से पूंजीवाद का विनाश होता है और समाजवाद का उदय होता है। मीन्स कैपिटलिज्म का एंड होता है एंड सोशलिज्म का उदय होता है, जिस बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू योर नेट एग्जाम। सो मैंने इसको बताया, ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में ये जो प्रिमिटिव स्टेज है, स्लेवरी स्टेज है, फ्यूडलिज्म है, ये हो चुके हैं। मीन्स आदिम साम्यवाद, दास प्रथा और सामंतवाद से हमारे समाज की अवस्थाएं गुजर चुकी हैं। अब समाज पूंजीवाद की अवस्था में है, और जब पूंजीवाद का विनाश होगा तो समाजवाद का उदय होगा। और उन्होंने अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में, उन्होंने पूंजीवाद के बारे में ही बात की है। पूंजीवाद का अंत किस तरह से होगा इस बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है। तो उनका जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पे। तो देखिए, जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है कार्ल मार्क्स की, जो कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू से ली गई है। और थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू क्या थी? थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू कहती है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसमें लगे हुए लेबर की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है कि उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कितना लेबर लगा है, उस हिसाब से उस कमोडिटी का प्राइस फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। और जो कि दी किसने थी? डेविड रिकार्डो जी ने दी थी। तो यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से किस रेट पे तय होगी, वो रेट भी उसमें लगा हुआ श्रम, उसमें लगा हुआ लेबर ही डिसाइड करेगा। तो ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू थी। तो एडम स्मिथ जो आए थे, मैं आपको चीज़ें बताती चलती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो जो एडम स्मिथ थे, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकल ये भी थिंकर रहे हैं और रिकॉर्डो भी रहे हैं, और ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एडम स्मिथ ने क्या किया था? 2 चीज़ों में भेद किया था। पहली थी यूज वैल्यू, मेरी राइटिंग में कंफ्यूजन ना हो किसी को। पहली थी यूज वैल्यू, ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्सचेंज वैल्यू। उन्होंने इन 2 चीज़ों में भेद किया था। भेद रिकॉर्डो ने भी किया और इसी बारे में वेल एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स जी ने, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट था वो एडम स्मिथ ने इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया था, बताया था, वो मैं आपको बताती हूँ। और सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में एडम स्मिथ के व्यूज़ क्या थे, डेविड रिकार्डो के व्यूज़ क्या थे, एंड द लास्ट कार्ल मार्क्स ने इसको किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया था। ये मैं अभी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप मेरे साथ इस वीडियो में लगा
लगातार बने रहे, मैं आपको अभी सारी चीज़ें समझाती हूँ। तो जो यूज़ वैल्यू है, यूज़ वैल्यू नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी उस वस्तु की उपयोगिता के आधार पर तय होगा कि वो कमोडिटी हमारे लिए कितनी यूजफुल है। मीन्स कमोडिटी का प्राइस कैसे तय हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिटरमाइन हो रही है, अकॉर्डिंग टू हिज यूज वैल्यू, कि वो वस्तु हमें कितनी उपयोगिता दे रही है, उसके अकॉर्डिंग उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होगा अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एंड द सेकेंड पॉइंट, उन्होंने एक्सचेंज वैल्यू के बारे में जो बात किया, यानी कि विनिमय जो वैल्यू है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि उस वस्तु पे कितना श्रम लगा है। एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक्सचेंज वैल्यू में उस वस्तु पे कितना श्रम लगा है, यानी कि वो वस्तु कितना श्रम खरीद सकती है। मतलब श्रम खरीदने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में कितना श्रम लगा, ठीक है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं में जितना श्रम लगा होगा उस हिसाब से उसकी एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड होगी। जितना ज़्यादा श्रम लगा होगा उतनी ज़्यादा महंगी होगी, बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू लेबर के हिसाब से तय हो रही है। कि एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने क्या बोला है कि किसी वस्तु पे कितना श्रम लगा है या वो कितना श्रम खरीद सकती है। श्रम खरीदने का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु के बदले में आप जो दूसरी वस्तु ले रहे हो तो उसमें भी श्रम लगा ही होना चाहिए, बिकॉज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे वो लेबर को बता रहे हैं कि लेबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो यानी कि जो लेबर के हिसाब से एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड हो रही है, और यूज़ वैल्यू के बारे में बताया कि उसकी वो कितनी यूज़फुल है। ये दो बातें एडम स्मिथ ने बोली थी, ठीक है। तो ये स्मिथ की थ्योरी थी। लेकिन आप जैसा कि मेरे एक्सप्लेनेशन से ही समझ रहे होंगे कि जो एडम स्मिथ थे वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने सारे रीज़न कि भाई आप एक्सचेंज वैल्यू में आप लेबर के बारे में बात कर रहे हो तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ गए, बिकॉज प्रोडक्शन में यूज तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी होता है। तो जिसको आगे चल करके डेविड रिकार्डो जी ने वेल एक्सप्लेन किया और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वो क्या था वो भी आप समझिए कि डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि अगर किसी वस्तु में जो उस वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए अगर श्रम के हिसाब से तय हो रहा है, जो बात मैंने अभी आपसे बोली कि उस वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए श्रम के हिसाब से तय हो रहा है, तो किसी वस्तु के उत्पादन में जो अन्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो रिवॉर्ड है वो कहाँ के, भाई हम किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका रिवॉर्ड देते हैं, जिसकी स्टडी हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ठीक है। तो आप लेबर के हिसाब से आप एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी कैन से लैंड है, आपका कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, इनका रिवॉर्ड कहाँ गया। तो उन्होंने ये बोला कि होता क्या है, इस बात को रिकार्डो ने इस तरह से उसको समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने ये बोला कि जो पूंजी है, बात समझिएगा, उन्होंने रिकार्डो ने ये जवाब दिया कि जो पूंजी है वो भी एक तरह का क्या है, श्रम है। क्या बात बोली रिकार्डो ने कि पूंजी जो है वो भी एक तरह का श्रम है, जो कि पास्ट टाइम में क्रिएट किसने की थी, लेबर ने क्रिएट की थी। उसकी वैल्यू को रखा किसने, पूंजीपति ने। बात समझ रहे ना कि रिकार्डो ये जवाब दे रहे हैं कि पूंजी भी एक तरह का श्रम ही है, ठीक है, जिसको पास्ट टाइम में लेबर ने क्रिएट किया था और उसकी वैल्यू को रखा किसने था, पूंजीपति ने, ठीक है। तो और जब उसने उसकी वैल्यू को रखा, जो कि पूंजी जो कि पास्ट टाइम में लेबर ही थी जिसको क्रिएट किया था लेबर ने और पूंजी बनी थी, उसकी वैल्यू को रखा पूंजीपति ने और दोबारा से उससे वस्तु का निर्माण किया, यानी कि पूंजी में उसको दोबारा से चेंज किया। तो उसके पास ये क्षमता, भाई वो चेंज कैसे करा, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, क्योंकि उसको कैपिटल है, से उसके पास कैपिटल है, वो लेबर क्लास को उसके काम के बदले पैसे दे रहा है। तो यानी कि जो उसके पास जो पूंजी है, उसकी ये क्षमता कि उसके पास कैपिटल है, वो कैपिटल भी पास्ट टाइम में लेबर ही थी, बिकॉज पूंजीपति क्या करता है, लेबर के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसके एक पोर्शन को वो एप्रोप्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो यही सरप्लस वैल्यू में अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह से पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। तो यही बात उन्होंने बोली है डेविड रिकार्डो ने कि पूंजी भी एक तरह का श्रम है जिसको पास्ट टाइम में लेबर ने क्रिएट किया था, ठीक है, और जो वैल्यू थी उस वैल्यू को लिया और दोबारा लगाया और कैपिटल बनाया, और
उसकी ये क्षमता कि उसके पास कैपिटल है, तो वो कैपिटल भी पास टाइम में लेबर ही है, ठीक है। बिकॉज पूंजीपति क्या करता है, लेबर के एक पोर्शन को अप्रोप्रिएट कर लेता है। ये सारी बातें डेविड रिकार्डो जी ने बोली थी। तो कार्ल मार्क्स ने फिर बताया, जब उन्होंने उनकी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को पढ़ा रिकार्डो जी की, तो उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है ना, कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है। उन्होंने फिर क्या पॉइंट निकाला कि प्रॉब्लम किसकी है, डिस्ट्रीब्यूशन की है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है, ना कि वैल्यू की, ठीक है। जो ये वैल्यू वाला ये जो गेम चल रहा था, यूज ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ये सारी बातों को कार्ल मार्क्स ने एक्सेप्ट किया है, उसी के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। बट उन्होंने ये बताया उन सारी समस्याओं को समझ करके कि प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है, ना कि वैल्यू की है। और इस चीज़ को उन्होंने बेस बना करके अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दी है। अब उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है, इस बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, उसमें उन्होंने एजम्पशंस क्या माने हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एजम्पशंस को, देन हम फिर सरप्लस वैल्यू पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एजम्पशन में उन्होंने पहला माना है कि दो क्लास के बारे में बात की है, टू टाइप्स ऑफ क्लास। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, ठीक है। पहला उन्होंने क्या बोला था, सेकेंड है लेबर क्लास, ठीक है। दो वर्ग के बारे में उन्होंने बात की, कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कैपिटलिस्ट इज आर ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वेजेस आर टू सब्सिस्टेंस लेबर, यानी कि जो मजदूरी दी जाती है वो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। फिर उन्होंने बोला था कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। टू टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात की है, पहली है कांस्टेंट कैपिटल, दूसरी है वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। और लास्ट है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये उनके एजम्पशन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टू टाइप्स ऑफ क्लास, यानी अर्थव्यवस्था में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है। जैसा मैंने आपको इतिहास की उनकी भौतिकवादी व्याख्या में भी बताया कि इन दो वर्गों के संघर्ष का परिणाम ही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, जो कि उनकी मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस क्रिएट होने के कारण होती है। एंड दी सेकेंड इज कैपिटलिस्ट आर ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दी थर्ड इज वेज आर टू सब्सिडेंट लेबर, यानी कि जो मजदूरियाँ दी जाती हैं मजदूर को वो जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर दी जाती है। और उन्होंने बात की थी कि जो कैपिटलिस्ट है यानी जो पूंजीपति हैं वो लेबर क्लास का शोषण करते हैं। पांचवी बात उन्होंने बोली थी कि टू टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में उन्होंने बात की है, कांस्टेंट कैपिटल एंड द वेरिएबल कैपिटल। और लास्ट है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है।
तो ये सारी बातें उन्होंने बोली। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर उनकी थ्योरी और सरप्लस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो the theory of surplus value is the cornerstone of Marxian economic theory. It provides the framework on the basis of which Marx has built up his theory of capital accumulation. To Marx, in capitalist production was not simply production of commodities but was production of surplus value, and the worker produces not for himself but for the capitalist. From capitalist point of view, that labor alone is productive who produces a surplus. Under capitalism, labor power itself becomes a commodity and is bought and sold in the market. The main aim of the capitalist is to maximize profit, and it is impossible. It is possible for him because labor power has the peculiar character of being able to create more value than is needed for its own production. And in other words, the worker can produce more in a day's labor than is needed for his own subsistence. The capitalist pays only those wages with which the latter can purchase the means of subsistence. Thus Marx divided the labor into two kinds, necessary labor and surplus labor. कहने का मतलब ये है कि जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हैं, जो कि क्या है, सरप्लस वैल्यू, उनकी इकोनॉमिक थ्योरी का क्या है, इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत का उद्देश्य ये है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए कि कैसे पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्होंने इस बात का जवाब देने की कोशिश की है कि कैसे पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं, कैसे मजदूर लगातार उनके चंगुल में फंसते चले जाते हैं, मजदूर और कमज़ोर होते चले जाते हैं, पूंजीपति और स्ट्रांग होते चले जाते हैं, मजदूर और गरीब होते जाते हैं, पूंजीपति और अमीर होते चले जाते हैं। इन सारी बातों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य, उन्होंने उन्हीं सारी बातों का जवाब दिया है। ठीक है, कि किसी भी वस्तु का मूल्य उतना होना चाहिए जितनी उसमें मेहनत लगी हो, मीन्स जितना उसमें लेबर लगाओ। ठीक है, तो यानी कि मजदूरी लगी हो, तो मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना कि उसमें मेहनत लगी हो, या भी कैसे मजदूर लगे हो, मजदूरी लगी हो, उतनी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स क्या कहा उन्होंने कि वैल्यू इज इक्वल्स टू वेजेस। वैल्यू क्या होगी, जितनी उसमें मजदूरी लगी है, जितनी आप मजदूर को मजदूरी दे रहे हो उतनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वो क्या करता है कि वेजेस कम देता है और कीमतें ज़्यादा लेता है, तो वही उसका सरप्लस होता है। तो यानी कि जो वैल्यू है वो कौन डिसाइड कर रहा है, पूंजीपति डिसाइड कर रहा है, जो कि क्या करता है, पूंजीपति मजदूरों को कम मजदूरी देता है और एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है मजदूरी के कंपैरिजन में। तो ये जो डिफरेंस है ना, वैल्यू माइनस वेजेस, दैट इज सरप्लस। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। यहीं पे समझा देती हूँ कि जैसे आप ये मान लो कि एक मजदूर है। ठीक है, वो एक मजदूर कोई भी एक दिन में एक मजदूर 4 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, 4 प्रोडक्ट बना रहा है। एक मजदूर एक दिन में 4 प्रोडक्ट बना रहा है। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहे हैं, पर यूनिट। ठीक है, 250 रुपये में पर यूनिट वो बिक रहे हैं। मीन्स टोटल वैल्यू कितनी हुई उस प्रोडक्ट की, 1000 रिसेस हुई टोटल वैल्यू। और पूंजीपति क्या कर रहा है, हमने माना कि 100 रुपये मजदूरी दे रहा है, 100 रिसेस वो वेजेस दे रहा है। ठीक है, और हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ हमने मान लिया कि रॉ मटेरियल में लग रहा है। ठीक है, मतलब 4 प्रोडक्ट एक मजदूर एक दिन में बना रहा था, 250 रुपये पर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब 250 रुपये पर यूनिट वो बिक रही थी। मीन्स टोटल वैल्यू कितनी हुई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी 1000 हुई। मजदूरी वो कितनी दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है। 100 रुपये हमने मान लिया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 200।
बेचा कितने कितने में उसने, 1,000 में। 1,000 माइनस 200, ये जो है, ये जो 800 है, ये उसका सरप्लस है। किसका? पूंजीपति का ये सरप्लस है। आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा शोषण करता है पूंजीपति मजदूर वर्ग का, कितना भयंकर शोषण करता है। ये एक थ्योरी नहीं है कि जो थ्योरी लिख दी गई है, एक्चुअल में समाज में भी यही होता है। हम लोग क्या देखते हैं, कार बनाने वाला, मतलब भले ही उसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, वो इंजीनियर की होती है, मैं मानती हूँ ये बात, बट उसमें जो मेहनत कर रहा है, बिल्डिंगें जो इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो इतने अच्छे मॉल बन रहे हैं, मॉल तो खैर कॉरपोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर हम घर की बात करें तो जो इतने शानदार घर बनते हैं, बनाता है लेबर, बट क्या वो एक्चुअल में उसकी हैसियत है उस घर को खरीद पाने की, या ऐसा घर बना पाने की, या उस कार को खरीद पाने की? बना सब कुछ वही रिकॉर्डो ने बोला था कि पूंजी भी एक तरह का श्रम है जो पास टाइम में लेबर ने क्रिएट की थी, बिकॉज ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कि वो श्रम ही है, मतलब सारी चीज़ों में श्रम का ही रोल है। श्रमिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप रॉ मटेरियल का क्या कर लोगे? आप लोहा रखा रहेगा, आप लोहे से कैसे इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स बना लोगे? रॉ मटेरियल सीमेंट और कंकड़ आपके पास पड़े रहेंगे, आप कैसे मकान बना लोगे इतना अच्छा, अगर लेबर नहीं होगा? तो ये जो आपकी पूंजी क्रिएट हो रही है, ये क्रिएट तो लेबर ही कर रहा है ना। तो वही बात कार्ल मार्क्स ही बोल रहे हैं कि इतना भयंकर शोषण करता है पूंजीपति कि वो तो, वो उसको जो वो 100 रुपए दे रहा है पूंजीपति मजदूर को, वो क्या है, वो 100 रुपए बस इतना दे रहा है कि वो उतने में जी सकता है, उतने में वो रोटी खा सकता है, पानी पी सकता है, कपड़े पहन के जिंदा रह सकता है एक नॉर्मल सी छत के नीचे, कि भाई उसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा, लेबर क्लास को अगर आप उतना भी नहीं पे करोगे कि वो खा सके पी सके, तो वो जिंदा नहीं रहेगा, तो भाई काम कौन करेगा? आपका सरप्लस वैल्यू आती तो लेबर की ही वजह से है। और लेकिन वो बेचारा कभी उस गाड़ी को नहीं खरीद सकता, उस बंगले को खरीद सकता। यही समाज में हो रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के खिलाफ कार्ल मार्क्स जी ने आवाज़ उठाई थी, जो उनकी लोकप्रियता का कारण बना। इसीलिए मार्क्स के विचारधारा के लोग हैं, मार्क्स विचारधारा बन गई है, मार्क्स एक समुदाय बन गया है, क्योंकि उन्होंने बात ही इतनी इम्पोर्टेंस की है, इतनी इम्पोर्टेंट बात की है जो किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई उनकी तरह। तो उन्होंने बोला भाई, मैं जरा पानी पियाऊँ, एक सेकेंड।
सॉरी फ्रेंड्स, बोलते बोलते क्या गला एकदम होने लग गया था, तो पानी पीने जाना पड़ा था। तो मैं क्या बता रही थी कि उन्होंने ये बताया, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 800 रुपये जो वो सरप्लस रख रहा है अपने पास, इतना ज़्यादा वो अतिरेक रख रहा है, यही उसकी सरप्लस वैल्यू है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आखिर यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। मार्क्स के अकॉर्डिंग अब यूज़ वैल्यू क्या है एंड सरप्लस वैल्यू क्या है। तो मार्क्स ने यूज़ वैल्यू के बारे में अकॉर्डिंग टू मार्क्स मार्क्स ने यूज़ वैल्यू के बारे में ये बताया कि जो वस्तु जितनी उपयोगी है उतना ही उसका मूल्य होना चाहिए। उन्होंने यूज़ वैल्यू के बारे में क्या बोला कि जो वस्तु जितनी उपयोगी है उसका मूल्य उतना ही होना चाहिए। तो उन्होंने दो चीज़ों के मतलब एडम स्मिथ ने बोला कि जितनी उस वस्तु से उपयोगिता मिली उतना उस वस्तु का मूल्य डिसाइड कर लो। मार्क्स ने कंपैरिजन के बारे में बात की है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में कितनी उपयोगी है। तो उसको उन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि आप अगर बात करो डेजर्ट एरिया में, अगर आप रेगिस्तान की बात करो तो रेगिस्तान में आपकी रेत सस्ती है, पानी महंगा है। अगर आप डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, डेजर्ट एरिया में क्या है, सैंड आपकी चीप है, ठीक है, और वाटर आपका कॉस्टली है। ठीक है, तो वही उन्होंने बात की कि अगर आप डेजर्ट एरिया में बात करो, रेगिस्तान की बात करो तो रेत महंगी है, रेत सस्ती है, पानी महंगा है। और अगर आप जैसे हम लोगों की कंट्री में हिमाचल वगैरह का एरिया है, यहाँ पे आप अगर बात करो तो क्या है, पानी सस्ता है, रेत महंगी है। तो कंपैरेटिव है कि प्लेस के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी यूज़ वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स कंपैरेटिव बात हो रही है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में कितनी उपयोगी है, उस बिहाफ में प्राइस ऑफ द कमोडिटी फिक्स होगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ठीक है, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में जितनी उपयोगी होगी, यानी जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी वो उतनी ज़्यादा मूल्यवान होगी, कॉस्टली होगी, और जितनी कम उपयोगी होगी वो उतनी सस्ती होगी। कंपैरिजन में कंपैरेटिव बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स जी कि एक वस्तु का जो यूज़ वैल्यू है वो उसकी यूज़ के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिव यूज़ के अकॉर्डिंग होगी। कि आप डेजर्ट एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको सैंड सस्ती मिलती है, जो रेत है वो सस्ती मिलती है, पानी महंगा मिलता है, पानी की कमी होती है वहाँ पे। और अगर आप हिमाचल टाइप की जगह में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे क्या है, पानी सस्ता है, रेत महंगी है। तो ये सारी बात उन्होंने यूज़ वैल्यू को समझाने के लिए की थी कि एज कंपैरिजन टू अदर गुड्स उस गुड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी। फिर बात आती है एक्सचेंज वैल्यू की। एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने ये बताया है कि ऐसे समझाने की कोशिश की है कि मजदूर कोई रॉ मटेरियल लेता है, उस पर वो अपना श्रम लगाता है। भाई मजदूर ने मार्केट से रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसमें उसने अपना श्रम लगाया और एक प्रोडक्शन किया। भाई जो मजदूर है वो क्या करता है, कोई रॉ मटेरियल लाता है, उसमें अपनी मेहनत लगाता है, अपना श्रम लगाता है, और उस रॉ मटेरियल को एक कमोडिटी के फॉर्म में चेंज करता। मीन्स एक कमोडिटी से वो दूसरी कमोडिटी का निर्माण कर रहा है, कैसे, अपना श्रम लगा के, अपनी मेहनत लगा के, है ना, यही तो हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स जी ये बोल रहे हैं कि एक्सचेंज की हुई वस्तु का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना कि उसमें लेबर लगा हुआ है, उतनी ही उसको मजदूरी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप पत्थर खरीद के ला रहे हो कोई, ठीक है, पत्थर आप खरीद के ला रहे हो, पत्थर को तराश के आप मूर्ति बना रहे हो, तो उस मूर्ति की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी पत्थर तराश के मूर्ति बनाने में मजदूर को मजदूरी मिली थी। बात समझ में आया। एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने क्या बोला है कि कोई एक लेबर अगर रॉ मटेरियल को वो एक कमोडिटी में चेंज कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल उसने लिया एक, ठीक है, तो एक वस्तु का निर्माण किया, ठीक है, वो भी एक वस्तु ही तो बनी ना। तो यानी कि
एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनने में जो लेबर लग रहा है, जो कि कमोडिटी बन गई है, उसमें जो लेबर लग रहा है, तो उस लेबर को आप जो वेजेस दे रहे हो, उस लेबर को जो आप वैल्यू दे रहे हो, वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी होना चाहिए। बट सरप्लस वैल्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि पूंजीपति क्या कर रहा है, पूरा हड़प ले रहा है रुपया और सिर्फ जीवन निर्वाह के बराबर उसको मजदूरी दे रहा है। यही तो हो रहा है सरप्लस वैल्यू में, कि वो 1,000 रुपये का सामान बिक रहा था, 100 रुपये उसको जीवन जीने के भर का पैसा वो दे रहा है, 100 रुपये उसकी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और 800 रुपये मोटा मोटा वो इतना बड़ा सरप्लस वैल्यू अपने पास रख रहा है, जिस वजह से कभी भी लेबर क्लास की औकात नहीं हो पाती है उस सामान को खरीदने की। ठीक है, वो अपने से जीवन के निर्वाह के स्तर में ही फंसा रह जाता है कि उसकी बस नेसेसरी चीज़ें पूरी हो जाए, वो उसी में ही लगा रह जाता है। और यहीं पे देखो, आपको सोचो कि समाज का अंत भी तो होगा यहाँ से, अल्प उपभोग के कारण, बिकॉज जो पूंजीपति है उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसकी एमपीसी कम है, एमपीएस ज़्यादा है। लेबर क्लास की एमपीसी ज़्यादा होती है बट उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो करते रहो प्रोडक्शन, एक टाइम के बाद तो अंत आएगा ना समाज का, जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने बोला भी है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। इस बारे में उन्होंने बोला है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। और सरप्लस वैल्यू वो जो इतना अतिरेक ले रहा है, उसमें उन्होंने बोला भी है कि पूंजीपति एक बड़ी चमगादड़ है जो दूसरों का खून चूसती है और जिंदा रहती है। क्या बोला उन्होंने? पूंजीपति एक बड़ी चमगादड़ है जो दूसरों का खून चूसती है और जिंदा रहती है, और जितना अधिक खून चूसती है उतना ही अधिक वो चूसने के लिए उतावली हो जाती है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है कार्ल मार्क्स जी ने। तो उन्होंने फिर ये बताया है सरप्लस वैल्यू में और क्या बोला, ये मैं आपको बताती हूँ कि वो सरप्लस वैल्यू को अपनी कैसे बढ़ाता है। ठीक है, कि जैसे इस तरह से भी बढ़ा सकता है कि लेट अस अज्यूम दैट इफ अ लेबरर वर्क्स फॉर 8 hours a day to produce a commodity and it is sufficient to maintain himself, then the exchange value of the product should be equal to 8 hours लेबर, जो कि कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि उसने 8 घंटे की मेहनत की है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू वही होनी चाहिए कमोडिटी की। बट इफ द वेजेस पेड टू द लेबर आर इक्वल टू वी कैन से 4 hour लेबर। ठीक है, दिस लेबर इज द नेसेसरी लेबर एंड द रिमेनिंग 4 hour इज नोन एज अ सरप्लस ऑफ लेबर, कि उसने 8 घंटे का काम कराया। तो एक्चुअल में प्राइस ऑफ द कमोडिटी 8 घंटे का जो काम वो करा रहा है, जो उसको उसी हिसाब से जो मेहनताना देगा 8 घंटे के काम करने का, वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी होना चाहिए था, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए था। बट वो वेजेस को 4 घंटे के बराबर दे रहा है, तो यानी 4 घंटा उसका क्या है, अतिरेक है, अतिरेक मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, it creates surplus value which goes to the capitalist. The surplus value is the difference between the selling price of the commodity and the actual wages paid to the laborer. In a capitalist society, the workers are thus exploited by the capitalist. इसी तरीके से वर्कर्स का शोषण होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। मार्क्स क्लासिफाइड कैपिटल एज अ कांस्टेंट कैपिटल एंड अ वेरिएबल कैपिटल, ये मैंने अभी आपको बताया एजम्पशन में, एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक और रॉ मटेरियल और equipment which directly assist the productivity of labor was called by Marx as constant capital, and capital spent for the purchase of labor power in the form of wages was called variable capital. According to Marx, it was only the variable capital which was capable of creating surplus value. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने 2 टाइप की कैपिटल के बारे में बात की है। कांस्टेंट कैपिटल आपकी ये मशीनरी वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, और वेरिएबल कैपिटल आपका लेबर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स इट वाज ओनली द वेरिएबल कैपिटल विच वाज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सरप्लस वैल्यू। आप सिर्फ इसी के बिहाफ में ही अपनी सरप्लस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तो उसमें कैसे कर सकते हो कि भाई आपने श्रमिक से ज़्यादा घंटे काम करा लिया, उसको कम घंटे का पैसा दिया, वो आपकी सरप्लस वैल्यू हुई, है ना। तो आप उसको मजदूरी कम दे रहे हो तो आपकी सरप्लस वैल्यू बढ़ रही है। फिर उन्होंने क्या बताया, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की 3 कंपोनेंट होंगे उस वैल्यू के, कांस्टेंट कैपिटल सी, वेरिएबल कैपिटल वी, सरप्लस वैल्यू एस। ये 3 उसके वो हैं क्या है, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, की किसी भी कमोडिटी की वैल्यू सी, वी एंड एस के ब्याज से तय होगी। ये बात उन्होंने बोली है। ठीक है,
मीन्स ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन 3 फैक्टर से तय होगी। फिर उन्होंने बताया है कि द कैपिटलिस्ट कैन रेज द रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन बाय द फॉलोइंग वेज, बाय इंक्रीजिंग द वर्किंग डेज ऑफ लेबरर एंड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड बाय रिड्यूसिंग रियल वेजेस। ठीक है, कि उन्होंने बोला है कि जो पूंजीपति है वो निम्न तरीकों से शोषण की दर को बढ़ा सकता है, यानी कि शोषण कर सकता है कि या तो वो लेबर के घंटों को बढ़ा दे, काम करने के हैं कि ज़्यादा घंटे काम कराए और कम घंटे का उनको पैसा दे, या बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि वो लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, बाय रिड्यूसिंग रियल वेजेस को कम करे। आप इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे होगा? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इस तरीके से होगा कि वो क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग में खर्चा करेगा, लेबर को ट्रेनिंग देगा काम करने की, कि अब जब काम करने की ट्रेनिंग मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो और अच्छे से काम करेगा। भाई किसी को कोई काम बहुत अच्छे से करना नहीं आता है, फिर आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो अगर वो काम को वो 2 दिन में पूरा कर रहा था तो हो सकता है कि आधे दिन में पूरा कर ले, या एक दिन में पूरा कर ले, पहले एक दिन में करेगा, धीरे धीरे आधे दिन में कर लेगा। तो मीन्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए तो खर्चा करेगा, लेकिन वो उसको वेजेस देने में ज़्यादा नहीं खर्चा करेगा। कितना स्मार्ट होता है कैपिटलिस्ट क्लास, आप सोचो। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी स्पेशल क्लास देखी हो तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, एक एग्जांपल अपना लेकर के मैंने आपको एग्जांपल बताया था। क्या आप ये सोच लो अगर मेरा शोषण हो ना, हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर होना हो, मैं जैसे आपको अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ, तो मान लो ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मेरे से कह दिया जाए कि आपको जितनी सैलरी दी जा रही है आपको उसी में पेपर 1 भी पढ़ाना है और पेपर 2 भी पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं कह दूंगी भाई मुझे पेपर 1 नहीं आता है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, तो मुझे ट्रेनिंग दे दी जाएगी, एक टीचर रख लिया जाएगा, मुझे हायर कर लिया जाएगा कि भाई इन्हें पेपर 1 पढ़ा दो जिससे कि इनसे पेपर 1 पढ़ाया जा सके। तो क्या हो रहा है कि मेरी ट्रेनिंग में खर्चा हो रहा है, मुझे पढ़ाया गया पेपर 1, मैं कह दूंगी कि भाई मुझे नहीं आता है, मैं झूठ बोलने की कोशिश करूंगी भाई कि नहीं पढ़ाना मुझे पेपर 1, मैं सिर्फ पेपर 2 पढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं भाई वो भी स्मार्ट है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दे दी कि चलो तुम किसी से पढ़ लो पेपर 1, देन तुम पेपर 1 भी पढ़ाना, पेपर 2 भी पढ़ाना उसी सैलरी में। तो एक तरह से मेरा शोषण हुआ ना, एक्सप्लोटेशन ही हुआ ना, कि हमें पैसा तो उतना ही मिल रहा है, मेरे से काम ज़्यादा, मीन्स मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। या आप अपने ऑफिस में, आपने ऑफिस में मान लो किसी को सिर्फ काउंसलिंग के काम से, मतलब सिर्फ फ़ोन वोन उठाने के काम से रखा है, ठीक है, रिसेप्शन में रखा है, और आप उससे ये बोल दो कि तुम्हें रिसेप्शन का भी काम करना है और तुम्हें क्लीनिंग का भी काम करना है, वो कह देगा मुझे क्लीनिंग का काम नहीं आता, तो आप कहोगे मैं तुम्हें 1 हफ्ते ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्लीनिंग के काम के लिए, तुम 1 हफ्ते तुम्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम आराम से सारा जितना क्लीनिंग का काम है स्टाफ का वो भी तुम सीख लो, मतलब ऑफिस का। तो हमने क्या किया, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उससे काम ज़्यादा लेने पे खर्चा किया है, बट हमने उसकी सैलरी को नहीं बढ़ाया। मीन्स बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटलिस्ट कैन रेज द रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड बाय रिड्यूसिंग रियल वेजेस ऑल्सो। ठीक है, अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन है ना, यहीं पे एक तरह से देखा जाए तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्या है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके 2 पार्ट है, ये है थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन का ही पार्ट, बट उसको कैसे पार्ट वाइज एक्सप्लेन करना है, क्या पॉइंट है वो मैं आपको समझाती हूँ। कि ग्रोथ ऑफ द and the second is डिस्ट्रैक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। मीन्स पूंजीवाद का विकास और पूंजीवाद का अंत, कि भाई पूंजीवाद का अंत कैसे होगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द जो कैपिटलिज्म सोसाइटी है वो आपकी CVS पे डिपेंड करती है, कि आपका कांस्टेंट कैपिटल क्या है, आपका वेरिएबल कैपिटल क्या है, एंड आपका सरप्लस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की GNP क्या होगी, C+V+S, जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू C+V+S के बिहाफ में तय होगी, जो उसकी GNP होगी। अब बात करते हैं
लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू की, हाँ, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कैसे तय होगा, मतलब क्या होता है, ये एस वी जो है ये आपका रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है, एस अपॉन वी। तो एस वी रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है, एस इक्वल्स टू सरप्लस वैल्यू, वी इक्वल्स टू वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। एस आपका सरप्लस वैल्यू है, वी आपका वेरिएबल कैपिटल है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा रेट वो आपका सरप्लस वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू होगा, या रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू जितनी होगी मीन्स आपका सरप्लस वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स एस वी इज द डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन एस, यानी कि रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू का सरप्लस वैल्यू से सीधा संबंध होता है। और जिस तरह से जितना आपकी रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आपका वेरिएबल कैपिटल घटेगा, बिकॉज एस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ, या सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ लीन के मारे, 1/b, ठीक है। एस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एंड एस वी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब b के वो 1/b में रिलेशन है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आप रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को बढ़ा रहे हो उतना ही आप एक्सप्लोटेशन बढ़ा रहे हो, लेबर का एक्सप्लोटेशन आप बढ़ा रहे हो। आप देख रहे हो ना, इन्वर्स रिलेशन है। तो आप जितना ज़्यादा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप अतिरिक्त कमाने की कोशिश करोगे, आपके अतिरिक्त की दर जितनी ज़्यादा होगी, श्रमिक क्लास का शोषण उतना ही ज़्यादा होगा। एंड द नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट आपका आर से शो होता है, मैं पेन चेंज कर दूं, जो कि आपका क्या होता है, एस अपॉन सी प्लस वी। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है आर, एस अपॉन सी प्लस वी। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, एस अपॉन बी। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, एस अपॉन सी प्लस वी, ठीक है। आप एक नेक्स्ट और टर्म एक यूज होता है इनकी थ्योरी में, ये सारे टर्म नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टर्म क्या है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मीन्स पूंजी की संगठित संरचना। ठीक है, तो पूंजी की संगठित संरचना आपकी क्या होती है, सी अपॉन बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव, अगर हम बात करें कि जो प्रोड्यूसर है उसका मेन मोटिव क्या है, अपनी सरप्लस वैल्यू को बढ़ाना। बात समझिएगा कि जो प्रोड्यूसर है उसका मेन मोटिव क्या है, अपनी सरप्लस वैल्यू को बढ़ाना, मीन्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। उसका मेन मोटिव क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज कब कर सकता है, जब वो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट को प्रोड्यूसर कब बढ़ा सकता है, जब वो प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाएगा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे क्या होगा, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। समझ रहे ना मेरी बात, कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें, मोटी मोटी बात करें कि भाई हमने आपको बताया कि जो पूंजीपति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने प्रॉफिट को, अपने लाभों को अधिकतम करना। और वो अपने लाभों को अधिकतम कैसे करेगा, जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा।
और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मीन्स अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैं आपको लिखती हूँ, बात समझिएगा, कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो दो टेक्निक अपनाएगा। पहला तो क्या, कि वो लेबर को बढ़ाएगा, ठीक है। लेबर को बढ़ाएगा मीन्स लेबर के नंबर्स ऑफ लेबर नहीं बढ़ाएगा, वो लेबर के वर्किंग आवर्स को बढ़ाएगा। मैं लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्किंग आवर वो लेबर के या तो बढ़ाए, दो तरीके हैं उसके पास प्रोडक्शन को बढ़ाने के, या फिर वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ठीक है। या तो वह एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, वह लेबर के वर्किंग आवर को बढ़ाए। अब लेबर के वर्किंग आवर को बढ़ाने की एक लिमिटेशन है। आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी लेबर से काम नहीं करा सकते हो, फिर आंदोलन छिड़ जाएगा भाई। आप किसी से बोलो तुम दिन रात काम करते रहो, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। टाइम है कि ठीक है, आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा लो, बट उसके बाद तो इंसान अपने घर जाएगा ना, मजदूर क्लास अपने घर जाएगा, खाएगा पिएगा सोएगा आराम करेगा। आप एक लिमिट से ज़्यादा तो वर्किंग आवर नहीं बढ़ा सकते, उसकी एक लिमिट है। इंक्रीजिंग ऑफ वर्किंग आवर ऑफ लेबर की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप उसको नहीं बढ़ा सकते हो। तो वो क्या करेगा, सेकंड पॉइंट पे फोकस करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो लेबर को रिप्लेस कर रहा है मशीन से। सोचो, एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कि वो मशीन को ज़्यादा यूज़ करेगा, तो मशीन को जब ज़्यादा यूज़ करेगा तो मीन्स लेबर को वो काम से निकालेगा। बात समझ में आ रही, कि वो मशीन का ज़्यादा यूज़ करने का मतलब हुआ कि वो लेबर को काम से निकाल रहा है। तो जब वो लेबर को काम से निकालेगा, तो वो जो काम से निकाले गए लेबर हैं वो क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। उसने भाई लेबर के वर्किंग आवर को वो बढ़ा नहीं सकता था, उसने एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। जब वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है मीन्स वो मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करेगा, मशीनों को रिप्लेस कर रहा है लेबर से। तो लेबर जिनको काम से हटा दिया गया वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जब वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनकी एक अलग यूनियन बन गई, जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया है, रिजर्व आर्मी। क्या नाम दिया है बोलो, रिजर्व आर्मी नाम दिया है। हिंदी में है औद्योगिक सेना, औद्योगिक रिजर्व सेना है पता नहीं, हाँ औद्योगिक रिजर्व सेना नाम है शायद। ठीक है, तो वो ये औद्योगिक रिजर्व सेना क्या है, अगर नेट के पेपर में पूछ लिया जाए रिजर्व आर्मी क्या है, रिजर्व आर्मी ये है कि वो जो लेबर काम से निकाले गए हैं, जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिन्होंने एक यूनियन बना लिया है, वो औद्योगिक रिजर्व सेना है। मीन्स क्या वो इंडिकेट करा कि प्रोड्यूसर अब कांस्टेंट कैपिटल का यूज ज़्यादा कर रहा है वेरिएबल कैपिटल के कंपैरिजन में। तो यानी कि आपका C/V का रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पूंजी की संगठित संरचना आपकी बढ़ रही है। आप वेरिएबल कैपिटल को कम यूज़ कर रहे हो, कांस्टेंट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डेट मीन्स पूंजी की संगठित संरचना में चेंजमेंट आ रहा है, वो बढ़ रही है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, या रेट ऑफ प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन होता है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि अगर हम लेबर को काम से निकाल रहे हैं, बात समझिएगा, कि अगर हम लेबर को काम से निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो उसका जो अतिरेक मूल्य था, जो पूंजीपति का, वो लेबर पे ही तो डिपेंड कर रहा था। बिकॉज मैंने आपको एजम्पशन में बताया है कि वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट तो एक तरह से जो वो लगा रहा है उत्पादन में, वो तो उसकी फिक्स कॉस्ट में आ रही है ना। तो उसका जो प्रोडक्शन है, अभी मैंने थ्योरी ऑफ जो सरप्लस वैल्यू भी आपको जो समझाई, उसमें मैंने क्या बताया, आप अगर पीछे की स्लाइड में देखेंगे उसके एजम्पशन, तो मैंने आपको बताया भी है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स इट वाज ओनली द वेरिएबल कैपिटल विच वाज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सरप्लस वैल्यू, राइट। तो मतलब
कि जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है उसका सरप्लस रेट ऑफ प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज उसके रेट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड ही वेरिएबल कैपिटल पे कर रहे थे। और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जब बढ़ रहा है तो मीन्स लेबर को आप कम लगा रहे हो, वेरिएबल कैपिटल को कम लगा रहे हो। तो जब आप वेरिएबल कैपिटल को कम लगाओगे तो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट डाउन होगा, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी के बिहाफ में ही वो उसका सरप्लस वैल्यू थी। तो लेकिन क्या हुआ कि जब उसने लेबर को काम से निकालना शुरू किया तो कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट भी कम होने शुरू हो गए। सो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इनवर्स, दोनों में इनवर्स रिलेशन हुआ। तो यानी कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट घटेगा, और अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कम होगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। ये तो बात हुई कि ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म की, कि उसका विकास कब होगा, जब वो वेरिएबल कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेगा इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है। According to Marx, in a capitalist society, there are two classes on people, capitalist and worker. In a capitalist society, all the means of production are owned by the capitalist, and the workers, on the other hand, sell their labor power to the capitalist. And the capitalists produce the commodity with the application of labor to machinery and raw materials. Large scale production creates more employment opportunities to the worker, and the act of production creates surplus when the wages are paid less than the market वैल्यू एंड एक्सप्लोटेशन अराइजेस, ठीक है। नेक्स्ट कि बट ओवर प्रोडक्शन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कैपिटलिज्म इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। सो व्हेन द मार्केट contracts, unemployment of workers emerge. Again, when market expand, labor power is required again. So much laborers who are temporarily employed form an industrial reserve army. In the industrial reserve army, the farmers who are expelled from land also join. आप समझिएगा इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि बात यहाँ पे हो रही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हो रहा है, आखिर पूंजीवाद का अंत कैसे हो रहा है, इस बारे में बात हो रही है। तो एज वी डिस्कस की फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोड्यूसर्स विल यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, मीन्स वी कैन से मशीन्स, ठीक है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, मशीन वगैरह को यूज़ कर रहा है लेबर की जगह पे। अब आप ये सोचो कि ये जो छोटे पूंजीपति हैं, जो छोटे छोटे पूंजीपति होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो उस एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। वो उतनी एडवांस टेक्निक मशीन नहीं खरीद सकते हैं जो छोटे पूंजीपति, बिकॉज उनके प्रॉफिट भी नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, कोई बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें। तो क्या होगा कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जो ये पूंजीपति, जो ये बड़े पूंजीपति जो ये काम कर रहे हैं कि वो वेरिएबल कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, कांस्टेंट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स वो एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं, एंड वेरिएबल कैपिटल मीन्स लेबर को हटा रहे हैं। तो जो छोटे पूंजीपति हैं वो उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, बिकॉज ऑफ उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। दैट मीन्स एक तरफ तो आपकी रिजर्व आर्मी क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, और एक तरफ ये जो छोटे पूंजीपति हैं चूंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो स्मॉल कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो भी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिट आउट द कंपटीशन बिटवीन लार्ज कैपिटलिस्ट या बिग कैपिटलिस्ट एंड स्मॉल कैपिटलिस्ट, तो ये बाहर हो जाएंगे। एक तरफ रिजर्व आर्मी इकट्ठी हो रही है, एक तरफ ये छोटे पूंजीपति इकट्ठे हो रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात कि जो औद्योगिक रिजर्व सेना, आपकी जो रिजर्व आर्मी जो कि कांस्टेंट कैपिटल के ज़्यादा यूज़ करने पे और वेरिएबल कैपिटल के कम यूज़ करने पे जो इकट्ठी हुई थी, जो ये लेबर अनएम्प्लॉयड हुए थे, ये जो रिजर्व आर्मी थी ये काम से बाहर निकाल दी गई।
तो ये एक इकट्ठी हो गई। स्मॉल कैपिटलिस्ट जो कि कंपटीशन से बाहर हो गए बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स इन्होंने एक यूनियन बना लिया और इन सब ने मिलकर आंदोलन कर दिया बड़े पूंजीपति के खिलाफ। तो क्या होगा कि इस विद्रोह के कारण क्या होगा, धीरे धीरे इस पूंजीवाद का अंत होना शुरू होगा, पूंजीवाद के विघटन की प्रक्रिया शुरू होगी। तभी बोला गया है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खो देता है। वो स्वयं ही इतना ज़्यादा लालची हो जाता है, इतना ज़्यादा उतावला हो जाता है खून चूसने के लिए कि उसकी बर्बादी का कारण हो जाता है। ज़्यादा लालच बुरी भला है, हम लोग पढ़ते हैं ना। वो इतना ज़्यादा उसने अति कर दी होती है कि आपका ही आधिपत्य स्थापित हो रहा है समाज में। आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही आप रहो, तो भाई और लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो जब इंसान की जब रोजी रोटी पे बात आती है ना, तो फिर वो एक समय तक तो वो चीज़ों को सहन करता है, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति के ऊपर चीज़ें होती हैं तो फिर वो आंदोलन ही करता है। फिर आंदोलन ही होते आए हैं और होते रहेंगे समाज में। तो ये आंदोलन पूंजीपतियों के खिलाफ होता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला है कि पूंजीवाद अपनी कब्र को स्वयं खो देता है और उसी में गिर जाता है, अपने लिए गड्ढा खुद खोदता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो जब पूंजीवाद का अंत होगा तो मीन्स समाजवाद की स्थिति आएगी, सोशलिज्म सोसाइटी की कंडीशन आएगी। इसको मैं वन एरो में आपको समझा देती हूँ चीजें कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, राइट। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी हुई। अब इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन लेबर। अब डिक्रीज इन लेबर जब हुआ तो क्या हुआ, रिजर्व आर्मी इकट्ठी हुई। रिजर्व आर्मी इकट्ठी हुई तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि क्या हो रहा है। इस डायग्राम क्या मैं सॉरी इस फिगर एरो से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी को उसने बढ़ाया। मीन्स उसने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की। मीन्स सी को बढ़ा रहा है, बी को घटा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट कैपिटल बढ़ा रहा है, वेरिएबल कैपिटल घटा रहा है। दैट मीन्स डिक्रीज इन लेबर। डिक्रीज इन लेबर से क्या हुआ कि लेबर अनएम्प्लॉयड हुए। जब लेबर अनएम्प्लॉयड हुए दैट मीन्स उनकी रिजर्व आर्मी इकट्ठी हुई। अब जब रिजर्व आर्मी इकट्ठी हुई तो क्या हो रहा है, डूम ऑफ कैपिटलिज्म आ रहा है, पूंजीवाद के अंत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एंड द लास्ट आपकी सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की स्थिति आ जाएगी। तो यानी कि पूंजीवाद का जब विनाश होगा तभी समाजवाद की स्थिति आएगी। ये किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है, तो यही कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूंजीवाद का जो विकास होता है और पूंजीवाद का अंत होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर हम मेन बात देखें तो उन्होंने यही बात की है कार्ल मार्क्स जी ने कि किसी भी जो कमोडिटी के प्राइस है वो उसकी लेबर वैल्यू के हिसाब से ही तय होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो पूंजीपति है वो उससे काम तो ज़्यादा कराता है बट उसको मजदूरी सिर्फ जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर देता है, जितने में वो खा पी के जिंदा रह सके, और उसका शोषण करता है, सारा पैसा वो हड़प लेता है। तभी उन्होंने बोला कि पूंजीपति एक चमगादड़ है जो दूसरों का खून चूसती है और खून चूस के जिंदा रहती है। और जितना ज़्यादा खून चूसती है उतना ही ज़्यादा उतावली होती है। भाई जितना ज़्यादा खून चूसती मीन्स जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोटेशन कर रहा है लेबर का एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, तो वो उतना ही ज़्यादा और उतावला हो रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा वो खून चूस रहा है वो उतना ही ज़्यादा उतावला हो रहा है और खून चूस रहा है। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। मीन्स एक समय तक आप किसी को परेशान कर सकते हो, शोषण कर सकते हो, एक समय के बाद फिर आपका अंत जरूर होगा। ठीक है,
यही बात कार्ल मार्क्स जी ने अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में दी है। यही उनका कार्ल मार्क्स का अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कोई भी डाउट हो किसी को, वो मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड हो रही है। किसी को कोई भी डाउट हो अगर इस थ्योरी में, तो वो मेरे से जब भी लाइव क्लास होगी आप ये रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। ठीक है, तो आपके मन में जो भी डाउट हो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते होंगे। ठीक है, आप लोगों को लिए बाय बाय, टेक केयर।